दोस्तों, मैं रंजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को कोशिका के बारे में, सेल के बारे में विस्तृत अध्ययन कराएंगे। पिछले अध्याय में हमने बताया भी था कि नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, अगला अध्याय जो होगा वो कोशिका से रिलेटेड होगा, कोशिका से संबंधित होगा। तो आइए आज हम सब मिलकर जो है कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। आप सभी जो है रफ या कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको नोट करते चलिए ताकि वो हमेशा आपके पास पड़ा रहे। तो आइए देखते हैं कोशिका के बारे में। सेल की सबसे पहले हम आपको परिभाषा बताते हैं। सेल जो होते हैं, कोशिका जो होती है, ये किसी भी जीवधारी की, अच्छा जीवधारी की बात आई तो जीवधारी आप सब समझ रहे हैं ना। जीव कौन होते हैं? हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था, जो पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मेटाबॉलिज्म की क्रिया, उपापचयन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जीवधारी कहलाते हैं। अब चाहे पौधे हो और चाहे एनिमल हो, सभी क्या है? जीव है। और जो सभी हैं दोनों पौधे और एनिमल, चाहे इसमें हायर प्लांट्स या लोअर प्लांट्स हो, छोटे पौधे बड़े पौधे, या छोटे जंतु हो या बड़े जंतु हो, सब किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जितने भी जीव होते हैं सभी कोशिका से निर्मित होते हैं। तो परिभाषा कोशिका की जो होती है कि सब जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड सेल। किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। अब जो कोशिका होती है ये किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी इकाई भी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहीं से ही जीव का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, यहीं से उसका निर्माण स्टार्ट होता है और यहीं से सारी क्रियाएं उसकी संपन्न होती है। आइए दिखाते हैं डायग्राम के माध्यम से कि कैसे सेल जो होती है, कोशिका, वो किसी जीवधारी की सबसे छोटी इकाई होती है और उस जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ध्यान से देखिए, कोशिका, सेल। अब सेल जो होती है ये मेनी टाइप्स ऑफ सेल, कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और कई प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलने से किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक जो होता है किससे मिलकर बना होता है? ए मेनी नंबर ऑफ सेल्स, ए मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। कई प्रकार की कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक का काम जो होता है, किसी भी, जैसे कोई सेल है, मान लीजिए ये हमारा शरीर है, सेल से मिलकर बना है, तो ये जैसे हम जा रहे हैं, यहाँ पर घर चढ़ हुआ बोर्ड में, यहाँ की जो सेल्स है, सेल से ये क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, फट जाती है। आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा, अगल बगल या परिवार में किसी को कभी जो है घाव हो जाता है, चोट लग जाती है तो घाव हो जाता है, वहाँ की जो स्किन्स होती है, चमड़े होते हैं, वो फट जाते हैं। और जब फट जाते हैं तो उस आप देखते हैं कुछ समय में क्या होते हैं, वो घाव कंप्लीट हो जाते हैं, भर जाते हैं ना। तो घाव कैसे भरते हैं? ये ऊतक के कारण होते हैं। ऊतक का काम ही होता है कि टूटी फूटी कोशिकाओं को, ब्रेक हुई कोशिकाओं को आपस में जोड़ना। सपोज करिए जैसे क्या है, कोशिका है और यहाँ पर ये कोशिका किसी बाह्य कारक के माध्यम से ब्रेक हो गई, टूट गई। अब इसको क्या करता है? दोनों तरफ से ऊतक क्या करता है? कुछ समय में इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो टूटी फूटी कोशिका थी, वो ज्वाइंट हो गई, जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? जुड़ गई। ये किसका फंक्शन होता है? किसका काम होता है? ऊतक का काम होता है। अब जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, ये भी कई प्रकार के होते हैं। एक बात और, जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स, सभी में टिश्यू अलग अलग होते हैं। एनिमल में टिश्यू आपको अलग पढ़ने पड़ेंगे और प्लांट्स में, पौधों में अलग ऊतक पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आइए ऊतक के बारे में आगे चर्चा करेंगे विस्तृत से। पहले देखते हैं सेल के बारे में। ऊतक, अब ऊतक से मिलकर क्या बनता है? जब सभी ऊतक या कई प्रकार के ऊतक आपस में मिलते हैं, ये बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। अंग हम सभी जान रहे हैं, छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। 5 बॉडी नेम, 5 शरीर का नाम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो ऑर्गन्स, आपका हाथ हो गया, अंगुली हो गई, आंख हो गई, नोज हो गई, आई हो गई, पैर हो गए, स्टमक हो गए, सब क्या होते हैं? सब ए टाइप ऑफ ऑर्गन्स, एक प्रकार के अंग होते हैं ना। कुछ प्रकार के अंग हमारे शरीर में, जितने पार्ट दिख रहे हैं, जितने मिनी पार्ट्स हैं, सब क्या है? बॉडी के ऑर्गन्स हैं, अंग हैं। अब इन्हीं अंगों से हम क्या करते हैं? कुछ न कुछ वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। और सभी अंगों से क्या करते हैं? हम कार्य अलग अलग करते हैं। अलग अलग करते हैं नहीं, क्यों?
सभी काम एक ही हाथ से करते हो, या सारे काम, देखने का काम भी आप हाथों से करते हो, सुनने का काम हाथों से करते हो, चलने का काम हाथों से करते हो? नहीं करते हो। सारे काम अलग अलग अंगों से होते हैं, अलग अलग ऑर्गन से होते हैं। कैसे? देखिए, हाथ है, हाथ से हम कुछ भी काम कर सकते हैं, जी। लेकिन सुन तो सकते नहीं। नहीं, सुनने नहीं। के लिए हमारे पास कौन सा अंग है? ऑर्गन है, कान है। जी सर। देखने के लिए आई है। तो आई बात समझ में? ऑर्गन्स, अंग, अंगों के माध्यम से हमने आपको बताया, पैर से अलग काम करते हैं, कानों से अलग काम करते हैं, नाक से हम किसी चीज को सूंघने का काम करते हैं, आंख से देखने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, हर अंग से हम हर अलग अलग वर्क करते हैं। तो आई बात समझ में? तो आइए अंग, अब देखिए अंगों से निर्माण किसका होता है? ये ऑर्गन से अंग है। इन अंगों से हमारे बॉडी में कितने हैं? मेनी अंग, मेनी पार्ट्स है। अब ये कुछ प्रकार के अंग जो होते हैं, सम टाइप ऑफ ऑर्गन्स इज अ मेडअप ऑफ, इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन ऑर्गन सिस्टम। मतलब कुछ प्रकार के जो अंग होते हैं, कुछ प्रकार के जो ऑर्गन सिस्टम, और सॉरी, कुछ प्रकार के जो अंग होते हैं या अंग होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? अंगों से मिलकर क्या बना होता है? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बना होता है। एक अंग तंत्र कुछ प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। तो अंगों से मिलकर क्या बना आपका? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, देखिए मैं इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का बोल रहा हूं, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लास में जैसे आप जाएंगे, बीएससी करेंगे, वहां पर इंग्लिश टोटल मिलेगा आपको। इसलिए अभी से हम आपकी आदत डाल रहे हैं, ताकि अंग्रेजी और हिंदी का उच्चारण आप दोनों करते चलिए। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है अंग तंत्र। अंग तंत्र किससे मिलकर बने? अंगों से मिलकर बने। कुछ प्रकार के अंगों से मिलकर क्या बनता है? एक अंग तंत्र बनता है। कोई भी बताएगा कि अंग तंत्र किसे कहते हैं? या हमारी बॉडी में कोई अंग, एकाध अंग तंत्र का नाम बता दीजिए कोई। चलिए, कौन बताए? किसी को नहीं मालूम। आइए हम बताते हैं। आपने श्वसन तंत्र का नाम सुना है? रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र। अब एक एक तंत्र, कई तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र। अब इन सारे तंत्र के बारे में हम आपको अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। लेकिन आइए यहाँ पर जो हमें समझना है ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। अब जो अंग तंत्र है, ये किससे मिलकर बना? कुछ प्रकार के अंगों से। जैसे नोज ले लेते हैं, नाक है, ग्रेसनी, फेरिंक्स है, लंग्स, ये सब क्या है? ये ऑर्गन्स है, अंग है। और इनसे मिलकर हमारा क्या बनता है? श्वसन तंत्र, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। आइए पाचन तंत्र पर थोड़ा सा देखते हैं। टीथ है, दांत, माउथ है। अब दांतों में भी आप जब विस्तृत जानकारी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, तो उस समय आपको बताया जाएगा दांत भी जो है 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? नहीं, 32 प्रकार। 32 प्रकार के दांत नहीं होते हैं। दांत 32 होते हैं, लेकिन 32 प्रकार के नहीं होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, हम आपको आगे बताएंगे। तो दांत हुआ, माउथ हुआ, या आपकी जो है ग्रेसनी हुए, फेरिंक्स हुए, स्टमक हुआ, इसमें आहार नाल हुआ, आपका इंटेस्टाइन हुआ, आंत हुआ। तो ये सब क्या है? अंग है। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक अंग तंत्र बनाते हैं। कौन सा? पाचन तंत्र बनाते हैं। तो ऐसे सारे तंत्र जब मिल जाते हैं, तो सभी तंत्रों के मिलने से किसका निर्माण होता है? ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव। अब यहाँ पर जीव का निर्माण हो गया। जीव कौन होगा? जिसकी कोई बॉडी होगी, कोई शरीर होगी। ऐसा तो नहीं कोई जीवधारी है तो उसके पास शरीर नहीं है। है ऐसा कोई जीवधारी जिसके पास शरीर हो? नहीं, संभव नहीं। अगर जीवधारी है तो उसके पास कुछ न कुछ शरीर होगी, चाहे वो छोटी शरीर होगी, चाहे वो बड़ी शरीर होगी। ये शरीर हो गया। अब ये शरीर ही किससे बने? ध्यान दीजिए, शरीर किससे बनी? तो बॉडी बन गई ना, जीवधारी बन गया, जीव बन गया। अब इसमें क्या है? जब शरीर बनी तो इसका कुछ न कुछ क्या है? स्ट्रक्चर है, संरचना है। हमारे आपकी शरीर है तो क्या है? ऊपर से नीचे देखिए, हाथ पैर सब क्या है? बॉडी मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। और ये संरचना बनती कैसी है? ये भी संरचना आपके किसी कोशिका से निर्मित हो रही है, सेल से निर्मित हो रही है। अब शरीर है तो शरीर में कुछ न कुछ प्रकार की हमेशा क्रियाएं हो रही हैं। हम बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं। चलने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलने का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, भोजन होता है तो उसका पाचन होता है, ये क्रिया है। सांस लेते हैं तो ये क्रिया है। तो किसके माध्यम से हो रही है? कोशिका के माध्यम से हो रही है, सेल के माध्यम से हो रही है। तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन बनी, परिभाषा बनी कि शरीर की या जीवधारी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। और किसी भी जीवधारी की जो शरीर का क्या बना? संरचना बना,
और शरीर में होने वाली क्रियाएं, ये किससे हो रही है? कोशिका से हो रही है। तो परिभाषा यहाँ पर बनती है, जीवधारी की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे सेल कहते हैं, और यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आई बात सबको समझ में? तो आइए आगे चलते हैं। कोशिका की डिस्कवरी कहाँ से होती है, कोशिका के बारे में कौन कौन से साइंटिस्टों ने मत दिया है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो कोशिका की खोज, जो डिस्कवरी, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? कौन बताएगा? कोई नहीं। चलिए, कोशिका की खोज सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक, का नाम आपने सुना होगा, रॉबर्ट हुक। कितने में? 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, उस समय जब इन्होंने कोशिका की डिस्कवरी की, कोशिका के बारे में खोज प्रारंभ की, तो उस समय सूक्ष्मदर्शी का निर्माण बहुत नहीं हुआ था, अच्छे सूक्ष्मदर्शी नहीं थे हमारे वैज्ञानिक के पास, कुछ सरल प्रकार के सूक्ष्मदर्शी थे। तो इन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या किया? एक तार का टुकड़ा लिया और उस तार के टुकड़े को काट कर जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया, तो उसमें कार के टुकड़े में इनको जो है एक होनी बी स्ट्रक्चर दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है इसी तरह कुछ होता है, ये संरचना उनको दिखाई दी। किसको दिखाई दी? रॉबर्ट हुक को। और इसी संरचना को उन्होंने किसे क्या कहा? सेलुला शब्द से, सेलुला शब्द से इंडिकेट किया, या सेलुला शब्द कहा, और यही सेलुला का मतलब होता है शेल या कोशिका। तो डिस्कवरी किसके लिए जाती है? खोज किसके जाती है? रॉबर्ट हुक को जाती है। कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले एक कार का टुकड़ा लिया और उसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब अध्ययन किया, तो सेल नाम दिया, इसीलिए जो है सेल की डिस्कवरी और सेल की खोज का श्रेय सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक को दिया गया। 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की। और उस समय जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, तो जो स्ट्रक्चर ये कोशिका भित्ति पाई गई, पादप कोशिका का अध्ययन किए, तो पादप कोशिका आज हम बताएंगे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में डिफरेंस होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, वृक्ष देखे तो उसमें छाल होती है ना, उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो जब उन्होंने कोशिका भित्ति जो थी वो मृत पदार्थ की बनी हुई थी, मृत पदार्थ की कोशिका भित्ति थी। तो आज उसको बताएंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। लेकिन इसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद जो आते हैं, इसमें एक स्ट्रक्चर और इनको दिखाई दिया, राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इसी कोशिका के बीच में, एकदम मिडिल एरिया में, कोशिका के बीच में एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसको रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान दीजिएगा, सामने देखिए, रॉबर्ट ब्राउन, एक वैज्ञानिक और आते हैं। कौन आते हैं? रॉबर्ट ब्राउन, जो 1831 ईस्वी में इन्होंने कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया। यही क्या है? केंद्रक, कोशिका के मध्य में उपस्थित जो ये स्ट्रक्चर संरचनाएं दिख रही है, यही क्या है? ये केंद्रक है। एक गोल सा, बाहर जब आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर करेंगे, ये बाहर ऐसी संरचना एकदम गोल दिखाई देती है। इसी को जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या नाम दिया? केंद्रक का नाम दिया। ये जो गोल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में क्या नाम दिया? केंद्रक का नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया, क्योंकि कोशिका के सेंटर में है, एकदम केंद्र में है। इसको क्या कहा इन्होंने? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का नाम दिया। अब केंद्रक में अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं, केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं, क्रोमोसोम जो जिसे हम कहते हैं। तो इसको हम केंद्रक में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये जानते रहिए, कोशिका के मध्य में उपस्थित एक और संरचना थी, जिसको 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया? केंद्रक दिया। अर्थात केंद्रक की खोज अगर पूछा जाए किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में की। या केंद्रक की खोज का श्रेय जो जाता है वो रॉबर्ट ब्राउन को कहा जाता है। कोशिका की उपस्थिति में केंद्रक का पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। कब लगाया? 1831 ईस्वी में। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ जाएंगे कि केंद्रक की खोज कब और किसने की? तो केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे में एक वैज्ञानिक और आते हैं। कौन वैज्ञानिक थे? लीवेनहार्ट का नाम आपने सुना होगा। 1674 ईस्वी में, 1674। कौन है? लीवेनहार्ट। लीवेनहार्ट
ये जो है 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक आते हैं और उन्होंने क्या किया, एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा अच्छे किस्म, उन्नत का मतलब अच्छे किस्म के सूक्ष्मदर्शी थे, तो उस उन्नत किस्म के जो या अच्छे सूक्ष्मदर्शी थे उसके माध्यम से जो तालाब का जल आप लोगों ने देखा होगा, तालाब के जल को, गंदा जल होता है दिखाई देता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आप तो इस समय आंखों से देख सकते थे, लेकिन जब उस समय खोज रही थी तब उस समय नहीं दिखाई देते थे। आज हमें दिखाई देते हैं, कई प्रकार के कीड़े उसमें दिखाई देते हैं। तो डिस्कवरी के समय जब कोशिका की डिस्कवरी हो रही थी तो उस समय क्या किया, लीवेनहॉक ने तालाब के जल को लिया और उसको माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उसमें स्वतंत्र रूप से क्या थे, बहुत माइन्यूट कीड़े थे, या हम कह सकते हैं जो जीव थे, स्वतंत्र रूप से जो जीव थे उनकी कोशिकाओं का पता चला, या हम कह सकते हैं सजीव कोशिकाओं का पता चला। कब? लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले कोशिकाओं का पता लगाया। ठीक, उसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं, स्लाइडन और स्वान का नाम आपने सुना होगा। स्लाइडन और स्वान जो थे, स्लाइडन स्वान, स्लाइडन और जो स्वान थे यह 1838 और 1839 में क्या किया, उन्होंने ये बताया कि जो कोशिका होती है ये किसी भी जीवधारी की एकदम मूलभूत इकाई होती है। कब? 1838 और 39 में इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं ये किसी भी जीवधारी की एक मूलभूत इकाई होती हैं, अर्थात बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं हो सकता। तो जीवन की सबसे मूलभूत इकाई क्या होती है, पूछ लेगा कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। किसने बताया? स्लाइडन एंड स्वान ने बताया। ये स्लाइडन और स्वान ने क्या बताया कि कोई भी कोशिका जो होती है किसी भी जीवधारी की क्या होती है, मूलभूत इकाई होती है। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं, पुरकिंजे का नाम आपने सुना होगा, पुरकिंजे। पुरकिंजे आते हैं, पुरकिंजे ने क्या बताया, 1839 ईस्वी में, तब 1839 1839 ईस्वी में इन्होंने बताया कि जीव द्रव्य शब्द दिया, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, जीव द्रव्य शब्द पूछता है, परीक्षाओं में पूछता है, कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछता है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया, तो पुरकिंजे ने 1839 में जीव द्रव्य का प्रयोग किया, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जीव द्रव्य है क्या? तो जीव द्रव्य जो होता है ये जीवन का भौतिक आधार होता है। जीवन का भौतिक आधार कैसे होता है? ये कोशिकाओं के मिडिल में, कोशिकाओं में पाया जाता है, एक तरल पदार्थ होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। या इसे जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही क्या है, जीवित पदार्थ है। जीवित पदार्थ कैसे है? हम आप जानते हैं कि जल जो वाटर होता है, यह कहा जाता है कि मनुष्य किसी भी जीवधारी की जीवन क्या है, जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन, तो जीव द्रव्य में 93% लगभग 93% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। 93% 100% में लगभग 93% वाटर पाया जाता है। अब जीव द्रव्य में लगभग 93% पानी पाया जाता है, तो बिना पानी के जीवन हमारा जो संभव नहीं है, तो इसका मतलब जीव द्रव्य क्या है, वो जीवित पदार्थ है। तो उसको किसने बताया? पुरकिंजे ने बताया 1839 ईस्वी में कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं, विर्चोव थे। विर्चोव ने क्या बताया, देखिए विर्चोव जो आते हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। क्या बताया विर्चोव ने बताया 1855 ईस्वी में, ठीक 1855 ईस्वी में उन्होंने बताया कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती सेल से बनी होती हैं। 1855 ईस्वी में विर्चोव ने बताया कि जो भी सेल्स होती हैं, जो भी कोशिकाएं होती हैं, वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहली की कोशिकाओं से बनी होती है। जैसे सपोज कीजिए हम आप हैं, हम आप किससे बने हैं, अपने माता पिता से बने हुए, माता पिता से बने हैं, तो हमारे माता पिता क्या है, हमसे पहले थे ना, तो पहले का मतलब वो है पूर्ववर्ती। तो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, चाहे जो कोशिका हो, वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। जैसे देखिए ये कोशिका होगा, ये कोशिका, मान लीजिए एक कोशिका से कितने कोशिका बनी, दो कोशिका का निर्माण हुआ, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ एक कोशिका से। अब ये दोनों कोशिकाओं का निर्माण किससे हुआ, इस पहली वाली सेल से। तो विर्चोव ने 1855 ईस्वी में बताया कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सब अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। बाद में एक वैज्ञानिक और आए,
नाल एवं रुस्का, नाल एवं रुस्का। नाल एवं रुस्का जो आते हैं 1940 1940 में आए। तो नाल एवं रुस्का ने क्या किया, उस समय कोशिका की बहुत अच्छी डिस्कवरी नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे, अच्छे सूक्ष्मदर्शी नहीं थे। तो नाल एवं रुस्का जब आते हैं तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, जिसके द्वारा कोशिका की जटिल संरचना का अध्ययन हो सका, कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन हो सका। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय क्या मिल गया, 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मिल गए। सूक्ष्मदर्शी थे लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मिले, जिससे माइन्यूट से माइन्यूट चीज को, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जा सकता था। अब कोशिका जब हमारे पास अच्छे सूक्ष्मदर्शी हो गए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी दे दिए नाल एवं रुस्का साहब ने, तो क्या हुआ, जो कोशिका की जटिल संरचनाएं थी जिसका अध्ययन नहीं हो सकता था, उसका भी अध्ययन आसानी से होता गया। तो ये काम किसने किया, नाल एवं रुस्का ने किया। तो ये सब चीजें आपको आ गई समझ में। एक बार आप साथ में आप देख लीजिए। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की। उसके बाद 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, तो केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाते हैं कोशिका में। और बिरचोक जो है 1855 में उन्होंने बताया कि जो भी कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। पुरकेंद्रिय ने 1839 ईस्वी में बताया कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया, जो जीवन का भौतिक आधार होता है। और ल्यूवेनहार्ट ने 1674 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्वतंत्र रूप से जीवों का अध्ययन किया। अब बात ये हो गई सेल के बारे में, कोशिका की डिस्कवरी के बारे में, कोशिका के मत के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि जो जीवधारी होते हैं वो संख्या के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। जो जीवधारी होते हैं कोशिकाओं के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर, वो दो प्रकार के होते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, संख्या के आधार पर कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन होती है, एक हम कहते हैं यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकी, एक कोशिकी, और मल्टीसेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकी। ठीक, आइए देखते हैं यूनिसेलुलर क्या होता है, एक कोशिकी क्या होता है। एक कोशिकी का मतलब, हाँ, इसमें आपको हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में बता दे रहे हैं। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम आपको सेल जो होते हैं, कोशिकाएं जो होती हैं वो फंक्शन के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर जो होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए यूनिसेलुलर। तो यूनि, यहाँ पर देखिए यूनि का मतलब होता है वन, एक, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, कोशिका। अर्थात ऐसे जीवधारी जो सिर्फ सिंगल सेल के बने हो, मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। एक कोश की जीवधारी नहीं कहा जाता है। वो तो एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिका से अधिक सेल्स उनमें नहीं होती हैं, एक ही प्रकार की कोशिका के बने होते हैं। मात्र सिंगल प्रकार की कोशिकाओं से जो बने होते हैं उन्हें एक कोशिका कहा जाता है। पूछ लेगा यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, एक कोशिका किसे कहते हैं। तो ऐसे जीवधारी जो सिर्फ एक प्रकार की कोशिका या एक ही कोशिका के बने होते हैं, सिंगल टाइप सेल के बने होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर कहा जाता है, एक कोशिका कहा जाता है। जिसमें आपका क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया है, बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु है, और जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो होते हैं, ये एक कोशिका आते हैं। अगले वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टेड आपको बताएंगे। तो प्रोटोजोआ को एक कोशिका में रखा गया है, फिर भी इसको जो है यूकैरियोट से प्रोकैरियोट से अलग रखा गया है। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आइए देखते हैं मल्टीसेलुलर क्या होता है। मल्टी का मतलब यहाँ पर देखिए, मल्टी, मल्टी का मतलब होता है मेनी या बहु, बहु का मतलब होता है अधिक, ठीक। और सेलुलर या सेलुलर मतलब सेल्स यहाँ पर लिए गए हैं, सेल्स कोशिका, जहां पर दो या दो से अधिक सेल्स, ढेर सारी कोशिकाएं हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर कहते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे जीवधारी जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना
होता है, हजारों अरबों करोड़ों कोशिकाओं का बना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे हमारा आपका शरीर है, किसी बड़े ऑर्गेनिज्म का शरीर है, एनिमल्स का शरीर है, ये कितनी संख्याओं का, असंख्य कोशिकाओं का बना है, जिनकी गिनती हम आप नहीं कर सकते, असंख्य कोशिकाओं का बना है। कुछ कोशिकाएं होती हैं तो उनकी गिनती हम कर लेते हैं। जिस प्रकार आसमान में तारे दिखाई देते हैं ना, स्टार्स दिखाई देते हैं, उनकी काउंटिंग हम नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जो बड़े एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो हजारों, असंख्य में होती हैं। तो जो 2 या 2 से अधिक असंख्य अरबों में हो, उसे हम क्या कहते हैं? कहते हैं बहुकोशिकीय कहते हैं। जिसमें आप इनको छोड़कर जितने भी आते हैं, मेढक आपका होता है, मेढक ले लेते हैं, मछली ले लेते हैं, हाथी ले लेते हैं, या मानव ले लेते हैं, जो कुछ भी आते हैं इत्यादि, सब इसके अंतर्गत आते हैं।